नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे गुण की, दूसरा गुणधर्म आवेशों का, विद्युत आवेशों की निश्चलता। ठीक है, विद्युत आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है, जैसे कि द्रव्यमान आप सभी जानते हैं। किंतु द्रव्यमान और आवेश में एक मूल अंतर होता है कि जैसे जैसे कोई पदार्थ गति करता है तो उसका गतिक द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है। वो परिवर्तित होता है, इक्वेशन आप जानते हैं, गतिक द्रव्यमान m ये बराबर होता है m नोट, जहाँ पे m नोट क्या है, स्थिर द्रव्यमान, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इस समीकरण के अनुसार उसका गतिक द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, किंतु जो आवेश होता है वो परिवर्तित नहीं होता, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो या गतीय अवस्था में हो। इसी नियम को या इसी गुणधर्म को हम बोलते हैं आवेशों की निश्चलता का नियम। ठीक है, अर्थात Q विराम अवस्था बराबर होता है Q गति अवस्था। नेक्स्ट, अगला गुणधर्म विद्युत आवेशों का संरक्षण। हम विद्युत आवेशों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नियम है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय में जो आपके आवेश हैं एक युग्म के रूप में ही उत्पन्न होते हैं और युग्म के रूप में ही उदासीन होते हैं। हम इसे घर्षण के आधार पर आवेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पदार्थ हैं, घर्षण से पूर्व दोनों पर जो आवेश है वो शून्य है, यानी कि दोनों निरावेशित हैं। जब आप परस्पर दोनों को संपर्क में रखकर घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। एक पदार्थ उनमें से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ उसमें से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इस प्रकार एक पदार्थ पर धनावेश आता है और दूसरे पदार्थ पर ऋणावेश आता है। ठीक है, अगर हम उन दोनों का योग करें, क्योंकि एक पर जितना धनावेश आएगा दूसरे पर उतना ही ऋणावेश आएगा, अगर हम दोनों का योग करें तो दोनों का योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका आवेश है वो युग्म के रूप में ही आपका उत्पन्न होता है या युग्म के रूप में ही उदासीन होता है। और इस नियम को हम गणितीय रूप से समीकरण के रूप में इस तरह दर्शा सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 के। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है आवेशों का क्वांटीकरण। जितने भी स्वतंत्र आवेश हैं वो मूल आवेश, और मूल यहाँ आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जाता है। ठीक है, इसका पूर्ण गुणज होता है। क्यों होता है, हम जानते हैं कि आपका आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो जो भी स्वतंत्र आवेश है, जितने भी स्वतंत्र आवेश हैं वो मूल आवेश, और मूल आवेश को हम दर्शाते हैं E से, और E का मान आप सभी जानते हैं, E बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसके पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र आवेश, क्योंकि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उसके अनुसार। ठीक है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो Q बराबर किसके होगा, प्लस माइनस एन ई, एन यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि एन को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एन बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए उनकी संख्या। ठीक है, तो ये गुणधर्म है आवेशों के। ठीक है, फिर एक नंबर का एक प्रश्न आ जाता है, यहीं पे पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के तुल्य होता है। तो एक कूलाम आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये आवेशों के गुणधर्म यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कूलाम नियम की। इंपॉर्टेंट नियम है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कूलाम नियम क्या होता है, ये कूलाम नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। आवेश स्थिर होने चाहिए, दो आवेश बिंदुवत आवेश स्थिर होने चाहिए, और साथ ही साथ वे बिंदुवत होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा ये आपको बता चुके हैं, जब दोनों विपरीत आवेश होंगे और सजातीय आवेश होंगे तो ये प्रतिकर्षण होगा। तो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है, यानी हम कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, मान लीजिए Q1 एक आवेश है और Q2 दूसरा धनात्मक आवेश ले रहे हैं और दोनों के मध्य की दूरी R है, तो F अनुक्रमानुपाती किसके, Q1 Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती किसके, R² के। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम
देखें तो दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल F किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2/R²। यहाँ पे K का मान क्या होता है, 1/4πε0, जहाँ पे ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका जो मान होता है आंकिक मान 9 × 10⁹ होता है। तो ये मान हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो F बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/R², या F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। अभी आपको पता है कि यहाँ पे ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, और जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी विमा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ε0 की विमा ये होती है m⁻⁻1 l⁻3 T4a2, ठीक है। जो हमने ये संबंध स्थापित किया ये वायु या निर्वात के लिए है, लेकिन अगर हम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में आपका दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल F' ये बराबर होता है 1/4πε0 εr Q1 Q2/R², ठीक है। यहाँ पे ε0 × εr ये बराबर होता है एप्सिलॉन, ठीक है। अगर हम दोनों अवस्थाओं की तुलना करें, ठीक है, या आप इस तरह देख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। ये वायु या निर्वात के लिए दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे εr का मान आ जाता है। εr ये बराबर होता है F/F' के। यहाँ पे εr माध्यम का परावैद्युतांक भी कहलाता है, ठीक है। सूत्र भी आपको बताया ε0 × εr किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के। और यहीं से अगर हम मान निकालें εr किसके बराबर आ जाएगा, ε/ε0, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन जैसे कि मैंने आपको बताया माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। और एक तथ्य आपको ये याद रखना है, जो कूलाम बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सदिश निरूपण, और सदिश निरूपण ये बताता है कि पहला आवेश दूसरे बिंदुवत आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा बिंदुवत आवेश पहले पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन उनकी दिशा परस्पर विपरीत होगी, ठीक है। तो हम ये अवस्था ले लेते हैं कि दो बिंदुवत आवेश हैं जिसको हम दर्शा रहे हैं Q1 से और Q2 से, दोनों के मध्य की दूरी अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं R21 और इस डायरेक्शन में ले रहे हैं R12, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल है उसको हम दर्शा रहे हैं F1 से, और Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है उसको हम दर्शा रहे हैं F12 से। कूलाम नियम से F21 किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R21², और इसकी डायरेक्शन R21 सिमिलरली, ठीक है। F12 ये बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12², और इसकी जो डायरेक्शन होगी R12, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे R21 ये डायरेक्शन अपोजिट है किसके, R12 डायरेक्शन के, यानी कि ये दोनों परस्पर विपरीत हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R21 बराबर होगा -R12 के, ठीक है। तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम देख सकते हैं कि F21 किसके बराबर होगा, -F12 वेक्टर के, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत जो बल होता है, यानी कि पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। तो ये कूलाम नियम हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कूलाम नियम से संबंधित कुछ तथ्य के, जो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। कूलाम नियम स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए सत्य है, इनके लिए लागू होता है, ठीक है। यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, उसके लिए लागू होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है या प्रास जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक होता है। इससे छोटी दूरियों के लिए ये प्रभावी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नाभिक के बल, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की अगर हम बात करें तो ये नहीं नाभिक की त्रिज्या के बराबर होती है। अगर इससे कम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नाभ के बल प्रभावी होगा, ठीक है। ये नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इस कारण यानी कि जो विद्युत बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। जैसे आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इस कारण वो संरक्षी बल होता है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं बहुल आवेशों के लिए, यानी कि हमारे जो परिवेश है या आकाश है उसमें अनेक आवेश उपस्थित हों और उनके कारण किसी बिंदु पर हमें अगर हम एक परीक्षण आवेश लें तो उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो परिवेश में उपस्थित किसी अन्य आवेश पर निर्भर नहीं करता। यानी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आपका विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किसी अन्य आवेश की अनुपस्थिति उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हर आवेश उस परीक्षण आवेश पर, मान लीजिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है और यहाँ पर परिवेश में अनेक आवेश उपस्थित है, तो ये इस पर अलग अलग बल लगाएंगे और हर बल किसी दूसरे आवेश की उपस्थिति से क्या होगा, अप्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम किस नियम का प्रयोग करते हैं परिणामी बल ज्ञात करने के लिए? हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर परिवेश में दो या दो से अधिक स्थिर आवेश उपस्थित हैं और उनके कारण हमें किसी बिंदु पर, जहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं, परिणामी बल ज्ञात करना है, तो ये परिणामी बल उन सभी बिंदुवत आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले जो भी बल हैं उन सभी के सदिश योग के तुल्य होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एफ वेक्टर किसके इक्वल आएगा, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 प्लस एंड सो ऑन F0n। इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।